चलिए करें शुरू, पक्का तैयार। चलिए कहां छोड़ा था लास्ट क्लास में? टाइप्स ऑफ चेन्स, ठीक। और टाइप्स ऑफ चेन्स यदि हम लोग ध्यान से देखें तो हमें याद आएगा, हमने नॉर्मल पढ़ लिया था, आइसो पढ़ लिया था, नियो पढ़ लिया था, और बड़ी मेहनत से हम लोगों ने छांटना सीखा था, बनाना सीखा था कि नॉर्मल प्रोफाइल और आइसो प्रोफाइल है कॉपी के अंदर, नहीं है, ठीक। कहां गया? नॉर्मल ब्यूटाइल, फिर सेकेंडरी ब्यूटाइल, फिर आइसो ब्यूटाइल, टर्शरी ब्यूटाइल, है ना। ये सब आपकी कॉपी में होना चाहिए भाई, नहीं है यदि तो फिर आगे आप जाके बहुत जम से दिक्कत में फंसने वाले हो, ठीक है। चलो जरा लौट करके आओ, सुनो ध्यान से। जो जिस दिन हम लोगों ने फर्स्ट टाइम चार्ट देखा था हाइड्रोकार्बन यूनिट का, उस चार्ट के अंदर देखा हम लोगों ने कि हाइड्रोकार्बन को हम लोग 2 कैटेगरी में क्लासिफाई कर रहे हैं, ओपन चेन एंड क्लोज चेन। ओपन चेन के अंदर हम लोगों ने सीखा सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड, सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड में एल्केन एल्कीन एल्काइन, ये पूरा पोर्शन में पढ़ा चुका हूं, ठीक है ना, है ना। सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड में एल्केन एल्कीन एल्काइन, ओपन चेन वाला हमारा पूरा पोर्शन कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। क्लोज चेन पे हम लोग पहुंचे थे, तो क्लोज चेन में हम लोगों ने एलिसाइक्लिक कंपाउंड पढ़ लिए थे, और एलिसाइक्लिक कंपाउंड के अंदर जो है मैं आपको साइक्लोएल्केन, साइक्लोएल्कीन, साइक्लोएल्काइन और उसकी कंप्लीट वैरायटीज पढ़ा चुका हूं। आज हमारी लास्ट क्लास रहेगी इस चार्ट की, ये चार्ट हमारा खत्म हो जाएगा। कोशिश करेंगे आज से ही हम लोग आइसोमेरिज्म भी चालू कर दें। मूड तो था कि आइसोमेरिज्म सीधे ही चालू कर दूं, लेकिन सोच रहा हूं पढ़ा दूं, क्योंकि उसके ऊपर यदि क्वेश्चन आ जाएंगे तो फिर आप लोग पिछड़ जाओगे। क्या पढ़ना है? हमें पढ़ना है एरोमेटिक कंपाउंड्स, ठीक है ना। हमारे चार्ट में है ना एरोमेटिक, डालो हेडिंग तो डालो, नोट्स तो बनाओ, आएगा समझ में, ऐसे कैसे नहीं आएगा देखते हैं। डालिए हेडिंग एरोमेटिक कंपाउंड्स, एरोमेटिक कंपाउंड्स। ये जो एरोमेटिक नाम पड़ा है, ये एरोमेटिक नाम पड़ा क्यों है, जरा इसका कंसेप्ट समझ लीजिए। तो इनिशियली जब ये डिस्कवर हुए, है ना, तो अलग अलग साइंटिस्ट रहते हैं, सबकी अपनी अपनी आदत रहती है, तो उनको इनमें से एक स्पेसिफिक स्मेल आती थी, स्पेसिफिक ऑर्डर आता था। और आप समझते होंगे, इंग्लिश मीडियम के हैं सभी लोग, तो इतना आप समझते होंगे कि स्पेसिफिक ऑर्डर या स्पेसिफिक स्मेल जो होती है उसे हम लोग एरोमा कहते हैं, कहते हैं एरोमा, ठीक। तो इन कंपाउंड में से एक स्पेसिफिक एरोमा आती थी, इसलिए इनको क्या नाम दे दिया गया? एरोमेटिक नाम दे दिया गया, ठीक है। शुरू में किन्हें एरोमेटिक कंपाउंड माना गया? तो इनिशियली माना गया बेंजीन एंड इट्स डेरिवेटिव, बेंजीन और उससे बने हुए कंपाउंड्स को क्या माना गया था? एरोमेटिक कंपाउंड्स माना गया था। क्लियर? अब बोर्ड पे रहेंगे सभी लोग और ध्यान से सीखेंगे, ठीक है ना। बिल्कुल देखते रहना, एक बार मैं पूरी कहानियां सुना दूंगा, फिर बैठ करके नोट्स बनाएंगे हम लोग। तो फेराडे अंकल हुआ करते थे, ठीक। फेराडे, माइकल फेराडे, है ना, बहुत ही फेमस साइंटिस्ट हैं नहीं थे, निकल लिए अब तो उन्होंने क्या करा था? बेंजीन डिस्कवर करा था फेराडे अंकल ने। सिर्फ कंपाउंड डिस्कवर कर दिया, C6H6 फार्मूला सजेस्ट कर दिया, उनसे इसका स्ट्रक्चर नहीं बना, किसका स्ट्रक्चर कैसा बनता है C6H6 का, इसका बिल्कुल नॉलेज था नहीं फेराडे को, है ना। तो बहुत सारे साइंटिस्ट माथाफोड़ी करते रहे कि यार क्या करें कैसे बनाएं। तो ये बात मैंने वहां भी आप लोगों को बताई थी उस दिन जब हम केमिकल बॉन्डिंग पढ़ रहे थे, और केमिकल बॉन्डिंग में थोड़ा सा रेजोनेंस मैंने पढ़ाया था आपको। तो उस रेजोनेंस वाले पोर्शन में मैंने बताया एक साइंटिस्ट थे, नाम था कैकुल, है ना, आप कैकुले कह दीजिए, कैकुल कह दीजिए। तो उसने क्या सोचा, जरा बोर्ड पे देखिएगा। उसने कहा कि 6 कार्बन है, क्यों ना इन 6 कार्बन को मैं ऐसा बना लूं इस प्रकार से, ठीक। और उसने एक स्नेक इमेजिन करा था, है ना। सपने में उसको 4-5 दिन 10 दिन सांप दिखाई दिया था, और बार बार वो सांप क्या करता था? अपने मुंह से अपनी पूंछ पकड़ लेता था, ठीक। बार बार मुंह से सांप क्या कर रहा था? पूंछ पकड़ ले रहा था। होता है अपने साथ भी कई बार ऐसा होता है ना। कोई चीज के बारे में बहुत सोचे, ठीक। तो फिर वो रात को सपने में भी वही चीजें चलने लगती हैं।
कई बार कोई आपसे मैथ्स के, फिजिक्स के, केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं होते होंगे, ज्यादा सोच लेते होंगे तो रात को नींद में सॉल्व हो जाते हैं कई बार। तो ऐसी अंकल को क्या हुआ, सपना दिखा, उनको दिखा कि सांप ने जो है बार बार मुंह में अपनी पूंछ पकड़ ली है। तो उसका दिमाग दौड़ा, यार कहीं ऐसा तो नहीं कि वो सांप ये है और यहां उसका मुंह है, यहां उसकी पूंछ है, चलो एक बार मुंह में पूंछ पकड़ा के देखता हूं। तो उसने मुंह में पूंछ पकड़ा दी। ठीक, टोटल कितने हाइड्रोजन है वहां पर, 6 हाइड्रोजन है। तो हर एक कार्बन पर उसने एक एक हाइड्रोजन दे दिया। ठीक, फिर उसका बेसिक कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर था केमिस्ट्री में। उसे मालूम था कि कार्बन से कितने कोवेलेंट बॉन्ड दिखने चाहिए, 4 कोवेलेंट बॉन्ड दिखने चाहिए। यहां किसी भी कार्बन को यदि हम देखते हैं तो उससे 3 कोवेलेंट बॉन्ड दिख रहे हैं। तो 3 कोवेलेंट बॉन्ड दिख रहे हैं तो उसने कहा चलो क्यों ना मैं इसमें क्या करूं, अल्टरनेट डबल बॉन्ड लगा दूं। ठीक, तो चेक करिए आपको हर एक कार्बन से यहां पर कितने कोवेलेंट बॉन्ड नजर आने लगे, 4 कोवेलेंट बॉन्ड नजर आने लगे। ये सजेस्ट करा उसने किसका स्ट्रक्चर, यहां पर बेंजीन का स्ट्रक्चर। ठीक है ना। तो फैराडे ने डिस्कवर किया हुआ है और केकुल ने उसका स्ट्रक्चर सजेस्ट किया हुआ है। और उसने क्या कहा, उसने कहा या तो आप ऐसा बना लीजिए और या फिर आप ऐसा बना लीजिए। देखिए जरा, दोनों ही स्ट्रक्चर बिल्कुल करेक्ट है। ठीक, कार्बन से 4 बॉन्ड दिख रहे हैं। तो हुआ क्या, एक क्लोज साइकिल के अंदर, एक क्लोज चेन के अंदर जो डबल बॉन्ड है ना, उन डबल बॉन्ड का रोटेशन हो रहा है, वो ऐसे गोल 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 घूम रहे हैं। ठीक है ना। तो ये बॉन्ड ऐसे हैं, फिर ऐसे पहुंच जाएंगे, यहां जाएंगे, यहां जाएंगे, यहां जाएंगे, और इस प्रकार से इन पूरे 6 कार्बन के बीच में ये अल्टरनेट बॉन्ड, ठीक, अल्टरनेट डबल बॉन्ड क्या होते रहते हैं, घूमते रहते हैं। अरे ये बात समझ में थोड़ी थोड़ी सी, ठीक है ना। तो ये अल्टरनेट डबल बॉन्ड क्या होते रहते हैं, 6 कार्बन के बीच में घूमते रहते हैं। तो इसीलिए हम क्या करते हैं कि हम जब बेंजीन का स्ट्रक्चर बनाते हैं तो उसमें ऐसा बना देते हैं, ये बीच में ऐसा एक सर्कल बना देंगे। तो ये सर्कल किस चीज को शो करेगा, ये सर्कल शो करेगा कि जो अल्टरनेट डबल बॉन्ड है इसके अंदर, वो अल्टरनेट डबल बॉन्ड क्या हो रहे हैं, घूम रहे हैं कार्बन के बीच में। ठीक है। अब आजकल हम लोग क्या करते हैं कि ये डॉटेड सर्कल बजाने की बजाय हम इसको एक सॉलिड सर्कल के फॉर्म में ही शो कर दिया करते हैं, ऐसा बना देते हैं। क्लियर है बात। तो ऐसा स्ट्रक्चर कहीं भी आज के बाद हमें नजर आएगा, हम तुरंत समझ जाएंगे ये कौन है, बेंजीन है। क्लियर है बात, ठीक है ना। ध्यान रखना, यदि आपने गलती से भी ये सर्कल नहीं बनाया तो गए आपके मार्क्स, क्योंकि वो साइक्लोहेक्सेन हो जाएगा। ठीक है, यदि वो सर्कल आपने नहीं बनाया तो गए काम से, फिर तो वो क्या हो गया, वहां पर साइक्लोहेक्सेन हो गया। समझ रहे। तो सर्कल हमको बनाना बहुत जम से जरूरी है। क्लियर। तो ये बेंजीन के डिफरेंट पॉसिबल स्ट्रक्चर हम लोग यहां पर बना रहे हैं। ठीक, आप चाहें तो इस बेंजीन को हम ऐसा शो कर सकते हैं, ठीक, और उस बेंजीन को हम क्या कर सकते हैं, इस प्रकार से शो कर सकते हैं। ठीक, तो ये अंडरस्टूड है कि इन पोजीशंस पर कार्बन है और सभी कार्बन से क्या है, एक एक हाइड्रोजन जुड़े हैं। कैसे पता, क्योंकि यदि यहां कार्बन है तो उससे कितने बॉन्ड दिख रहे हैं, 1 2 3 दिख रहे हैं, 3 बॉन्ड होने कितने चाहिए उससे, 4। तो एक बॉन्ड कम है, तो कंफर्म है कि वो एक बॉन्ड पे कौन है, हाइड्रोजन है। इस प्रकार के स्ट्रक्चर मैंने खूब सिखाया आपको, हमने पॉलीगोनल स्ट्रक्चर उनको कहा हुआ है ना, और उनमें से किसी भी स्ट्रक्चर में हम हाइड्रोजन को रिप्रेजेंट नहीं करते हैं। वो अंडरस्टूड है कि वहां पर हाइड्रोजन है। ठीक है, हाँ जी, कौन से सेंटिक में कहा था, मैंने तो नहीं बताया। एलिसाइक्लिक में कभी बेंजीन मैंने पढ़ाया ही नहीं आपको। ठीक, एलिसाइक्लिक में सिर्फ 3 कैटेगरी आ सकती हैं, साइक्लोएल्केन, साइक्लोएल्कीन और साइक्लोएल्काइन। ठीक, बेंजीन एकदम अलग कैटेगरी को बिलोंग करता है ना। इसका जनरल फार्मूला उन तीनों में किसी के सिमिलर नहीं है ना। ये बिल्कुल एक अलग कैटेगरी को बिलोंग कर रहा है, एरोमेटिक, एक अलग ही क्लास है ये, है ना। अब जरा बोर्ड पे कंसंट्रेट रहना, क्योंकि इसके आगे आप लोगों को कुछ भी नहीं मालूम है, इसलिए ध्यान से सुनते जाना मैं जो भी बातें बता रहा हूं आपको। ठीक है, अब बेंजीन के पूरे 6 कार्बन जो हैं, पूरे के पूरे 6 कार्बन इक्विवेलेंट है। इक्विवेलेंट से मतलब क्या है, बिल्कुल एक जैसे
है एक जैसे। तो हमने क्या किया, देखिए बोर्ड पे सभी लोग ध्यान से, हमने क्या किया, इस बेंजीन की किसी भी एक पोजीशन पर, ठीक, किसी भी एक पोजीशन पर कोई फंक्शनल ग्रुप लगा दिया, ठीक, कोई सा भी फंक्शनल ग्रुप मैंने लगा दिया है किसी भी एक पोजीशन पर, यहां पर ये क्या लगा दिया, फंक्शनल ग्रुप। तो ऐसा जरूरी नहीं वो यहीं रहेगा, वो फंक्शनल ग्रुप कहीं पे भी हो सकता है, किसी भी पोजीशन पे हो सकता है, ठीक, क्योंकि सारी पोजीशन आपस में सेम है। जिस पोजीशन पर फंक्शनल ग्रुप रहेगा उस पोजीशन को हम 1 नंबर देंगे हमेशा। कितना नंबर दोगे आप, 1, ठीक। यदि यहां पे होता फंक्शन ग्रुप तो इसे आप 1 नंबर दे देते, यहां पे होता फंक्शन ग्रुप आप इसे 1 नंबर दे देते, है ना। फंक्शन ग्रुप की बजाय कोई एल्काइल ग्रुप होता तो आप उसे 1 नंबर दे देते, ठीक। तो जिस पोजीशन पर फंक्शन ग्रुप है आप उसे कितना नंबर दे देंगे, 1 नंबर। उसके बाद आप क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज गोल घूम जाएंगे, जैसी आपकी इच्छा हो, ठीक है ना। मैं थोड़ा सा राइट हैंडेड हूं तो मेरे को क्लॉकवाइज ज्यादा सूटेबल करता है, तो मैं क्या करूंगा, ऐसा क्लॉकवाइज गोल घूम जाऊंगा। जब क्लॉकवाइज में गोल घूम जाऊंगा तो इसको नंबर दूंगा 2, 3, 4, 5 एंड 6। आई यहां तक बात समझ में आई, कोई दिक्कत तो नहीं इसके अंदर। तो बेंजीन रिंग में फर्स्ट नंबर हमेशा कहां दिया जाएगा, जहां कोई या तो एल्काइल ग्रुप लग गया हो या फिर फंक्शनल ग्रुप लग गया हो, ठीक। उसके बाद 2, 3, 4, 5, 6 नंबर हमने दिए। इसमें जो 2 और 6 नंबर होते हैं या 2 और 6 पोजीशंस जो होती हैं, इन पोजीशंस को क्या कहा जाता है, इन पोजीशंस को कहा जाता है ऑर्थो। क्या कहा जाता है इन पोजीशंस को, ऑर्थो, ठीक है। ओ से शो करते हैं, तो ओ का यहां मीनिंग लिख दे रहा हूं, ओ का मीनिंग क्या है, ऑर्थो है। इज इट क्लियर। कौन कौन सी पोजीशन ऑर्थो कहलाती है, 2 नंबर और 6 नंबर। इज इट क्लियर, बेंजीन रिंग में है। 3 और 5 पोजीशन जो होती है मेटा कहलाती है। 3 और 5 पोजीशन को क्या कहोगे आप लोग, मेटा कहोगे, ठीक। तो एम जो है यहां पर किसको शो कर रहा है, मेटा, ठीक है। और एक अकेली जो पोजीशन रहेगी 4 नंबर की वो कहलाएगी पैरा, ठीक है। यदि मान लीजिए 2 फंक्शनल ग्रुप हो जाए बेंजीन रिंग में तो क्या करोगे, तो कोई पूछने वाली बात ही नहीं है, सबको मालूम है जो प्रेफरेंस सीरीज में ऊपर आएगा उसको आप प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप मानोगे, और जहां प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप लगा है उसको कितना नंबर दोगे, 1, है ना। बाकी को फिर 2, 3, 4, 5, 6 दे दोगे। आई या नहीं आई बात समझ में, ठीक है ना। तो ये पोजीशंस का आपको बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि आज से ठीक 4 या 5 क्लासेस के बाद हम लोग पढ़ेंगे मीजोमेरिक इफेक्ट, उसको हम रेजोनेटिंग इफेक्ट भी कहेंगे। और मीजोमेरिक इफेक्ट या रेजोनेटिंग इफेक्ट इन पोजीशंस के बिना नहीं हो पाएगा। तो हमें अच्छे से क्लियर होना चाहिए आर्थो, मेटा, पैरा पोजीशंस क्या होती हैं। आई या नहीं आई बात समझ में, कोई दिक्कत तो नहीं इसके अंदर। चलिए अब आगे सुनते हैं। ये तो बेंजीन हो गया और उसकी पोजीशंस हो गई, ठीक। मैं आपको क्या क्या पढ़ाने वाला हूं वो सुन लेना। पहले मैं आपको बेंजीन के बहुत सारे अलग अलग कंपाउंड्स बताने जा रहा हूं। इसके बाद मैं आपको बताने जा रहा हूं कि जो एरोमेटिक कंपाउंड है उनकी पुरानी डेफिनेशन और नई डेफिनेशन में क्या डिफरेंस है। पुरानी डेफिनेशन सिर्फ क्या बोलती थी, पुरानी डेफिनेशन बोलती थी कि बेंजीन और उससे बने हुए कंपाउंड ही क्या होते हैं, एरोमेटिक, ठीक है। पुरानी डेफिनेशन क्या बोलती थी, बेंजीन और उससे बने हुए कंपाउंड ही क्या होते हैं, एरोमेटिक। अब मैं आपको क्या बताऊंगा, मैं आपको एक ऐसा स्ट्रक्चर दे दूंगा, आपसे पूछूंगा बताओ ये एरोमेटिक है या नहीं है, है ना। हमें आंसर मिलेगा ये एरोमेटिक है, ठीक। तो ऐसे कैसे एरोमेटिक है सीखेंगे, इंतजार करो जरा 10-15 मिनट, ठीक। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। हम लोग देख रहे हैं बेंजीन के अलग अलग कंपाउंड्स, बिल्कुल बोर्ड पे रहना भाई, कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट बात सिखाने जा रहा हूं क्योंकि। चलिए पहला, मान लीजिए बेंजीन रिंग के अंदर सिर्फ CH3 लगा हुआ है। बेंजीन रिंग के अंदर सिर्फ क्या लगा हुआ है, CH3 ग्रुप लगा हुआ है। CH3 ग्रुप का नाम क्या है, मिथाइल। CH3 का नाम क्या है, मिथाइल। और वो किस में लगा हुआ है, बेंजीन में। तो आप इसको नॉर्मली बोल देंगे मिथाइल बेंजीन। क्या बोल दोगे आप इसको, मिथाइल बेंजीन। लेकिन
मिथाइल बेंजीन का जो ज्यादा फेमस नेम है, कमर्शियल नेम है, जो सबसे ज्यादा यूज किया जाता है, वो नेम है इसका टॉलुइन। क्या लिखा हुआ है, पढ़ लो जरा ध्यान से, टॉलुइन, TOLUENE। तो मिथाइल बेंजीन तो आप कहेंगे, लेकिन मिथाइल बेंजीन के साथ उसका ज्यादा इंपॉर्टेंट नाम याद रखेंगे आप, क्या नाम है उसका, टॉलुइन। आ गई बात समझ में, कोई दिक्कत तो नहीं, ठीक। अब सुनना आगे, देखना बोर्ड पे रहना सब लोग। इस टॉलुइन में यहां इस पोजीशन पर मैंने Cl लगा दिया। क्या लगा दिया, Cl, ठीक है। Cl का नाम क्या है, क्लोरो। Cl का नाम क्या है, क्लोरो। किस में लगा हुआ है वो, टॉलुइन में लगा है, टॉलुइन के अंदर क्लोरो, ठीक। किस पोजीशन पे लगा है, तो देखिए ध्यान से, किस पोजीशन पे लगा हुआ है, आर्थो। उधर देखो, कंपेयर करो, लगा हुआ है। तो टॉलुइन में आर्थो पोजीशन पे क्लोरो लगा हुआ है, तो नाम क्या बोलोगे, आर्थोक्लोरोटॉलुइन। कोई डाउट किसी को, कोई डाउट है, क्या बोलोगे, आर्थोक्लोरोटॉलुइन, पक्का। अच्छा देखो, ऐसा हो जाए, ठीक। अब ये टॉलुइन तो है, लेकिन इस टॉलुइन में कौन लगा हुआ है, NO2 लगा हुआ है, और हम जानते हैं NO2 का नाम क्या होता है, नाइट्रो, ठीक है ना, हमारे पास लिखा हुआ है, कॉपी में है ऑलरेडी, NO2 का नाम क्या है, नाइट्रो। तो ये नाइट्रो ग्रुप किस में लगा हुआ है, टॉलुइन में। किस पोजीशन पे लगा हुआ है, चलो अब मैं बोलूं, तो किस पोजीशन पे लगा हुआ है, मेटा पोजीशन पे लगा हुआ है, तो नाम क्या हो जाएगा इसका, मेटा नाइट्रोटॉलुइन। अरे ये बात समझ में, ठीक है ना, सिंपल है, सबको आ रहा है समझ में, सुनने दो दूसरों को भी, ठीक। तो ये आप नाम खुद लिखेंगे, अभी नहीं है ना, अभी पहले सुनते जाओ, देखें आप लोगों की मेमोरी कितनी शार्प है। और बात अब मेमोरी की नहीं है, बात तो कंसेप्ट की है, कंसेप्ट समझ में आना चाहिए तो बन जाएगा। तो इसका नाम हो गया आर्थोक्लोरोटॉलुइन, इसका नाम हो गया मेटा नाइट्रोटॉलुइन। नेचुरल बात है, यहां कुछ और ग्रुप लगा दूंगा तो आप पैरा बोल दोगे, उसको बोल लोगे, कोई दिक्कत तो नहीं। दूसरी बात, कभी कभी ऐसे कंपाउंड्स आते हैं, इतने सारे आपको एकदम से याद नहीं हो पाएंगे, तो लोड लेना भी नहीं है कि यार अभी हमें टॉलुइन याद नहीं हो पा रहा है या आर्थोक्लोरो नहीं हो पा रहा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। धीरे धीरे नजर मारते रहना उनके ऊपर, है ना, एक आध दिन देख लिया, फिर एक दो दिन छोड़ के देखने लिया, तो थोड़ा सा फेमिलियर हो जाएंगे हम इन कंपाउंड से, पहचानने लगेंगे धीरे धीरे, है ना। तो जैसे मान लीजिए ये टॉलुइन है और इसमें इस पोजीशन पर CH3 और लग गया। अब टॉलुइन के अंदर एक और CH3 लग गया, ठीक। किस पोजीशन पे लग गया है, आर्थो पे, है ना। तो आप इसको कह सकते हैं आर्थो डाइमिथाइल बेंजीन। क्या बोल सकते हैं, आर्थो डाइमिथाइल बेंजीन भी बोल सकते हैं। लेकिन कहीं कहीं इससे मतलब ये चला जाता है कि यार आर्थो पे कहीं दो मिथाइल तो नहीं लगे हुए हैं, एक साथ आर्थो पोजीशन पे दो मिथाइल तो नहीं लग गए, डाइमिथाइल हम बोल रहे हैं। तो याद रखिए, ये जो कंपाउंड है टॉलुइन के अंदर यदि एक CH3 और आ जाता है, तो इसका जो कॉमन नेम होता है वो होता है ज़ाइलीन। क्या लिखा हुआ है, पढ़ते बनना चाहिए, XYLENE, ज़ाइलीन, ठीक। अब ज़ाइलीन 3 टाइप के होते हैं। ज़ाइलीन कितने टाइप के होते हैं, 3 टाइप के। कौन कौन से 3 टाइप के ज़ाइलीन होते हैं, ये देखो, ठीक, बिल्कुल साफ डिफरेंस समझ में आ रहा है हम लोगों को, है ना। यहां पे जो CH3 है टॉलुइन में आर्थो पोजीशन पे लगा था, यहां कहां लगा हुआ है, मेटा पोजीशन पे, वहां कहां लगा हुआ है, पैरा पोजीशन पे। ये तीनों ज़ाइलीन हैं। क्या कहा मैंने कहा ये तीनों कौन है, ज़ाइलीन। लेकिन इसमें CH3 आर्थो पोजीशन पे लगा है, तो नाम क्या हो जाएगा, आर्थोज़ाइलीन। इसका नाम मेटाज़ाइलीन, इसका नाम पैराज़ाइलीन। बोलिए, इतने में किसी को कोई डाउट है, ठीक। एक एक क्लास के मैं आपको बताते चल रहा हूं, है ना।
बहुत बड़ा क्लासिफिकेशन है, हजारों लाखों कंपाउंड है ना। अब उतने तो हम पढ़ नहीं सकते, आते भी नहीं अपने को उतने, है ना। तो जो हमारे सिलेबस में है, जो काम की चीजें हैं, बस उनको हम डिस्कस करते जाएंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ता हूं। वहां दिख रहा है तो थोड़ा सा हम वहां पे भी डिस्कस कर लेते हैं, है ना। बिना टालुइन और जाइलिन के भी नाम बन सकता है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यदि मैं टालुइन और जाइलिन नहीं बोलना चाहता हूं तो मैं क्या बोलूंगा, कुछ नहीं, इधर देखो, 1,2-डाइमिथाइल बेंजीन, इसको 1 नंबर दे दो, इसको 2 नंबर दे दो, तो 1,2-डाइमिथाइल बेंजीन, 1,3-डाइमिथाइल बेंजीन, 1,4-डाइमिथाइल बेंजीन, एंड दीज आर आल्सो करेक्ट, ये भी करेक्ट नेम है, ठीक। मैं कौन से नेम यूज कर रहा हूं, कमर्शियल, मैं कमर्शियल नेम यूज कर रहा हूं, इसलिए ये बता रहा हूं आपको, ठीक है। चलिए आगे बढ़ता हूं। तीसरी बात, ऐसा ही कोई भी डाउट आया करे तो पूछ लिया करो लिख करके, तो ज्यादा अच्छा है ना। सुनिए और ध्यान से सुनिए, सभी का इससे जरूर पाला पड़ा होगा जीवन में कहीं ना कहीं कि बेंजीन रिंग है और ऊपर OH लगा है, ठीक है ना। OH देखते से हमें अल्कोहल की याद आ गई, तो हमें ऐसा लग रहा है बेंजीन के अंदर अल्कोहल लगा हुआ है। कुछ लोग बोल रहे थे, आज किसी और बैच में ही पढ़ा रहा था, उन्होंने कहा बेंजीनॉल, बेंजीन के अंदर ऑल लगा हुआ है, बेंजीनॉल। लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये एक बहुत ही फेमस कंपाउंड है और इसका कॉमन या कमर्शियल नेम होता है फिनॉल। क्या नाम है, फिनॉल। और इसी फिनॉल में, ध्यान से सुनना, 2 पार्ट फिनॉल लिया, 98 पार्ट उसके अंदर वाटर मिलाया, और जो सॉल्यूशन बना वही मार्केट में बिकता है फिनाइल के नाम से, है। तो घर में जनरल जो होम क्लीनर, अपना जो फर्श साफ करने के लिए हम लोग घरों में फिनाइल यूज करते हैं, वो फिनाइल एक्चुअली क्या है, ये है फिनॉल का 2% सॉल्यूशन ही क्या कहलाता है, फिनाइल कहलाता है। समझ रहे हैं बात को, ठीक है ना। बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, 12th में पूरा का पूरा एक यूनिट है, बड़ा भारी यूनिट, सिर्फ एक हेडिंग नहीं, पूरी पूरी यूनिट ही है, और उस यूनिट का नाम क्या है, फिनॉल, है ना। तो हमें एटलीस्ट यहां से 11 से जानकारी तो होनी चाहिए कि हम क्या पढ़ रहे हैं। तो ये हो गया फिनॉल। चलिए, अब कोई बोलना नहीं, है ना जी, बिल्कुल सही, कार्बोलिक एसिड यही है भैया, कार्बोलिक एसिड इसी को बोला जाता है, फिनॉल का ही दूसरा नाम कार्बोलिक एसिड होता है, ठीक है ना। मैंने सोचा था 12th में बताऊंगा, वो आपने पूछ लिया तो चलो यही पूछ लिया है तो बाकी लोग भी सुन लो। अब यहां देखिए, ठीक, ध्यान से सुन लेना, बोलना मत एकदम चीख के बीच में। एक कंपाउंड, ठीक है, सेकेंड, ठीक, और थोड़ा सा स्पेस और है तो एक और बना ही देता हूं। ये ठीक। यदि मुझे फिनॉल समझ में आ गया है तो बाकी तीनों के नाम मैं बहुत आसानी से बना सकता हूं। इस फिनॉल में Cl लगा है, Cl का नाम है क्लोरो, और वो क्लोरो किस पोजीशन पे लगा है, जल्दी से बोलिए, ऑर्थो लगा है, ठीक। तो फिनॉल में आर्थो पोजीशन पे क्लोरो लगा है, तो आर्थो क्लोरो फिनॉल है जी, ठीक। बाजू में फिनॉल में मेटा पोजीशन पे नाइट्रो लगा हुआ है, तो मेटा नाइट्रो फिनॉल, ठीक। फिर फिनॉल में पैरा पोजीशन पे, फिनॉल में पैरा पोजीशन पे मिथाइल लगा हुआ है, तो पैरा मिथाइल फिनॉल, है ना। उसे टालुइन नहीं माना जा सकता, नहीं तो आपको बेंजीन रिंग में CH3 है तो टालुइन बोलो, नहीं। ज्यादा बड़ा ग्रुप कौन सा है, OH, ठीक। तो पेरेंट कौन हो जाएगा यहां पर, OH हो जाएगा। आ रहा है, क्लासिफिकेशन समझ में आ रहा है बेंजीन और उसके कंपाउंड्स का, ठीक है ना। तो अब थोड़ा सा स्पीड पकड़ लेता हूं, सटासट फटाफट बता देता हूं अलग अलग एग्जांपल्स इसके। चलिए अब सुनना भाई, अभी भैया ने जैसे किसी ने पूछा कार्बोलिक एसिड, तो ऐसी बेटा फिनॉल का बहुत बड़ा क्लासिफिकेशन होता है, कैटिकॉल, रिसोर्सिनॉल, क्विनॉल, फ्लोरोग्लूसिनॉल, पायरोगैलॉल, है ना। कई टाइप के फिनॉल होते हैं, लेकिन जब आप लोग 12th में पहुंच जाओगे, यदि पहुंच जाओगे, ठीक है,
तो 12th में जाके ही वहां पर फिर आप फिनॉल यूनिट में इन चीजों को सीखना। अभी हम सिर्फ वो पढ़ेंगे जो हमारे काम का है कि नहीं, उसमें पीएचडी नहीं करना है अपने को अभी, है। चलो आगे देखते हैं। फिनॉल है और बेंजीन है, और बेंजीन में CHO लगा है। CHO कौन सा ग्रुप होता है? वेरी गुड, बिल्कुल सही सोचा मन में। क्या सोचा इन्होंने? एल्डिहाइड। CHO कौन सा ग्रुप होता है? एल्डिहाइड। किस में लगा हुआ है? बेंजीन। तो बेंजीन में एल्डिहाइड, बोलो ना, अरे बोलो ना, बेंजीन में एल्डिहाइड क्या होगा? बेंजेल्डिहाइड। फिर से बोल के बताऊं क्या? बेंजीन में एल्डिहाइड क्या होगा? बेंजेल्डिहाइड होगा। ठीक, तो बेंजीन में एल्डिहाइड क्या हो जाएगा? बेंजेल्डिहाइड। अब इसकी वैरायटी बना लोगे क्या? आर्थोक्लोरोबेंजेल्डिहाइड, पैराक्लोरोबेंजेल्डिहाइड, मेटाक्लोरोबेंजेल्डिहाइड। ठीक, तो बेंजेल्डिहाइड के अलग अलग क्या बन जाएंगे इसमें? क्लासिफिकेशन, जैसा आपको बनाना हो। ठीक, मेटा नाइट्रोबेंजेल्डिहाइड बन गया, है ना, या कुछ और बन गया, ऐसा बन गया। मान लो यहां पर मैंने कोई दूसरा ग्रुप लगा दिया, क्या लगा दूं? CH3 लगा दूं, ठीक, या Cl लगा लो, है ना। तो ये क्या बन गए? बेंजेल्डिहाइड की वैरायटी बन गई। कोई दिक्कत तो नहीं? अच्छा, थोड़ा सा कंफ्यूज करूं क्या? अभी नहीं करता हूं, अच्छा रुक जाओ, है ना, 5 मिनट रुक जाते, नहीं तो जितना सिखाया वो भी साफ हो जाएगा, है ना। चलिए एक और बात बताता हूं, बोर्ड पे रहना बाबू, है। ध्यान से, ये बेंजीन है और उसमें COOH है। ठीक, COOH का सफिक्स क्या होता है? ओइक एसिड। ठीक, COOH का सफिक्स क्या होता है? ओइक एसिड। तो अब बेंजीन में लगा है ओइक एसिड, और जब बेंजीन में लगा है ओइक एसिड तो आज से उसका नाम होगा बेंजोइक एसिड। ठीक है, क्या नाम हो जाएगा? बेंजोइक एसिड। तो ये कौन है? बेंजोइक एसिड, है ना। अब इसकी वैरायटी बन जाएगी आर्थो, मेटा, पैरा, फलाना, ढिमका, है ना। तो वो बेंजोइक एसिड की वैरायटी बन जाएगी। कुछ स्पेशल पॉइंट बताता हूं, ध्यान से सुनो। ठीक, कुछ स्पेशल पॉइंट बताता हूं। एक ये ठीक है, सुनो ध्यान से। ये 2 कंपाउंड बड़े काम के होते हैं। यह आर्थो हाइड्रोक्सी बेंजेल्डिहाइड, क्या नाम है उसका? आर्थो हाइड्रोक्सी बेंजेल्डिहाइड, और यह आर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड है या नहीं है? ठीक, ये 2 बहुत फेमस कंपाउंड होते हैं, और जिसमें से आर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड तो जबरदस्त इंपॉर्टेंट कंपाउंड है। इसका एक्चुअल नेम क्या है? आर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, लेकिन इसका कमर्शियल नेम होता है सैलिसिलिक एसिड। क्या नाम होता है कमर्शियल नेम? सैलिसिलिक एसिड नाम होता है। ठीक है, कभी कभी, है ना, हेडेक होने लगता है, और हेडेक जहां तक मुझे लगता है सिर में ही होता है कि नहीं? ठीक, तो हेडेक हो रहा है, और इंडिया के अंदर जरा सा हेडेक हुआ तो एक बहुत ही कॉमन पिल्स, एक बहुत ही कॉमन गोली आती है, उसको खा लेते हैं तुरंत। क्या नाम है उसका? डिस्प्रिन, है ना। जरा सा हुआ, किसी भी मेडिकल पे गए दौड़ करके, भैया एक डिस्प्रिन का पत्ता दे देना जरा। ठीक, 10 रुपए में 10 गोली आ गई, ली आए, गोली को पानी में घोली, खा गए। डिस्प्रिन एक्चुअली क्या है मालूम है? ठीक, तो डिस्प्रिन जो होता है उसका एक्चुअल नेम होता है एस्प्रिन। ठीक, डिस्प्रिन उसका मार्केट का नेम है। उसके अंदर जो कंपाउंड डलता है उस कंपाउंड का नाम होता है एस्प्रिन, और वो एस्प्रिन मालूम कैसे बनता है? एस्प्रिन इससे बनता है, सैलिसिलिक एसिड। लगभग हर साल IIT या नीट में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है ये। ठीक, तो सोच लो सैलिसिलिक एसिड कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना।
दूसरी एक और बात होती है ना, टीवी पे बहुत सारे ऐड में बीच बीच में देखता रहता हूं, आजकल परफ्यूम का बड़ा जोर है, कुछ नहीं बिक रहा तो परफ्यूम ही बेचो, है ना। तो जितने भी टाइप के परफ्यूम आ रहे हैं उन सारे के सारे परफ्यूम के अंदर एक कंपाउंड डलता है, ठीक, उसी के अंदर घोला जाता है एक्चुअली चीजों को, उसका नाम होता है ऑयल ऑफ विंटर ग्रीन, है ना। यदि आपके घर में कोई भी हो बॉटल तो उसके अंदर देखना, यदि कंपोजिशन लिखा होगा ना तो लिखा होगा ऑयल ऑफ विंटर ग्रीन। तो ऑयल ऑफ विंटर ग्रीन कैसे बनता है, वो भी सैलिसिलिक एसिड से बनता है, ठीक। एक बहुत ही फेमस इंटरनल एंटीसेप्टिक होता है सेलॉल, इंटरनल एंटीसेप्टिक, ठीक है ना। भाई मान लो ऊपर चोट लग गई, हमें यहां खून निकल आया, उठाया कोई सी भी ट्यूब ली, लगा दिया अपन ने फटाक से, है। अब अंदर कहीं चोट लग गई तो वही ट्यूब उठाएं और ऐसे करके लगा लेंगे अंदर, नहीं ना, है कि नहीं। तो अंदर तरफ के लिए तो कुछ स्पेशल आइटम होना चाहिए। तो एक बहुत ही फेमस इंटरनल एंटीसेप्टिक होता है, उसका नाम होता है सेलॉल। क्या नाम होता है, सेलॉल। वो भी किससे बना करता है, सैलिसिलिक एसिड। और अच्छी बात यह है बेटा कि अभी आप 11th में हैं तो आपको ये कुछ भी नहीं पढ़ना है, ठीक। 11th के सिलेबस में सिर्फ इनका एक नॉर्मल इंट्रोडक्शन है। जब आप 12th में पहुंच जाएंगे तो इनके पूरे के पूरे चैप्टर्स हैं। एक पूरा का पूरा चैप्टर है उसका नाम है फिनॉल, एक चैप्टर है उसका नाम है बेंजल्डिहाइड, एक चैप्टर है उसका नाम है बेंजोइक एसिड। समझ गए। अब बेंजोइक एसिड में मैं चाहूं तो आपको और भी आगे वैरायटी बना सकता हूं, जैसे थैलिक एसिड, टेरेफ्थैलिक एसिड, है ना। जाने दो, मुझे लग नहीं रहा इतना झेल पाओगे, है ना, क्या मतलब है, ठीक, जाने दो, बता दूंगा। अच्छा पहले इतना नोट्स बना लें अपन लोग, फिर वो भी बता देता हूं। तो चलो शुरू करो जरा। हेडिंग डाला हुआ है आपने एरोमेटिक कंपाउंड, लिखिए इनिशियली द कंपाउंड्स हैविंग, इनिशियली the compounds having specific aroma were known as aromatic, ठीक है। नीचे की लाइन से लिखिए एरो का साइन बना के, बेंजीन, BENZENE, बेंजीन एंड इट्स डेरिवेटिव्स, बेंजीन एंड इट्स डेरिवेटिव्स आर कॉल्ड एरोमेटिक कंपाउंड्स, आर कॉल्ड एरोमेटिक कंपाउंड्स, ठीक है ना। चलिए ये सब कुछ नोट कर लीजिए जितना जो कुछ बोर्ड पे लिखा हुआ है। तो मैं कुछ 2 4 5 एग्जांपल और बता देता हूं आपको, पूरा इसी ऑर्डर में करना। पहले बेंजीन के स्ट्रक्चर, फिर ये पोजीशंस, आर्थो मेटा पैरा, है ना, और फिर ये 1 2 3 4 5। जी सर वो सैलिसिलिक एसिड को बोलेंगे क्या? सैलिसिलिक एसिड को बोलेंगे आर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, ठीक है। सैलिसिलिक एसिड को कहेंगे आर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। इस ऑर्डर में नोट करो, पहले पोजीशंस, फिर 1 2 3 4 5 पूरा, 1 के सारे एग्जाम्पल, 2 के सारे एग्जाम्पल्स, है ना। नाम घर पे लिखने की कोशिश कर लेना, भले ही जो नहीं बने दोबारा से पूछ लेना। सर ये FG क्या लिखा है सर? फंक्शनल ग्रुप, FG शॉर्ट फॉर्म ऑफ फंक्शनल ग्रुप।
सर CS3 की पोजीशन अगर मैं टूलिंग में बदल दें तो सर तभी वो टूलिंग ही रहेगा ना सर? कहाँ कर दें, यहाँ? यस सर। कहीं भी कर दो, है तो टालू ही नहीं ना, वो पोजीशन से थोड़ी ना। अभी तो बताया पूरे 6 कार्बन इक्विवेलेंट है। यस सर। तो सर उसमें अपन ऐसा और सब कुछ लगाए नहीं सर? यदि वहां आ गया CS3, यहां कहीं आ गया तो ये 1 नंबर हो जाएगा, तो ये और ये 2 हो जाएंगे। तो कहीं से भी हो 2 नंबर, कहीं से भी हो वो आर्थो होगा, है ना? गोला बनाना मत भूल जाना बीच में, साइक्लोहेक्सेन बन जाएगा नहीं तो वो। यस सर। हो गया। कुछ कुछ के मैं नाम बोल दे रहा हूं, बाकी के आप खुद लिख लोगे, नहीं बनेंगे जो पूछना। उम्मीद है बन जाना चाहिए। इसका लिख लिया बेंजल्डिहाइड, ये बेंजोइक एसिड। यस सर। और तो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड, मेटा हाइड्रोबेंजल्डिहाइड। ठीक है। और बेंजल्डिहाइड के बाजू में जो लिखा है उसका एक्चुअल नेम है आर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड, लेकिन उसका कमर्शियल नेम है सैलिसैल्डिहाइड। ठीक, आर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड, इसका कमर्शियल नेम क्या है? सैलिसैल्डिहाइड। आराम से लिखो, आराम से लिखो, कोई जल्दबाजी नहीं है। SALI SALICY और एल्डिहाइड, एल्डिहाइड की स्पेलिंग आपको आती है, ठीक है। और आर्थोहाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड की जगह आर्थोहाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड हो जाए तो जो सैलिसैल्डिहाइड है वो सैलिसिलिक एसिड हो जाएगा, सैलिसिलिक एसिड। ओके, क्या चीज? ये सब 12th क्या है? अभी 12th पढ़ाने लग जाऊंगा तो 11th कब पढ़ाऊंगा? अभी बहुत, जिस लेवल पे हम पढ़ रहे हैं तो हमें बहुत टाइम लगेगा। NCERT पढ़ रहे होते तो अब तक तो तीसरी बार रिवीजन हो रहा होता आपका, है ना। चलिए आगे बात करते हैं।
सेलॉल, सेलॉल। चलो सुनो, अब ये सैलिसिलिक एसिड है ना, इसमें दो और आपको मैं चीजें बता देता हूं। ऐसा दो पोजीशन पर COOH है और ऐसी दो पोजीशंस पर COOH है। ठीक, यदि दोनों एडजेसेंट पोजीशन पर COOH होते हैं, बेंजीन रिंग में यदि एडजेसेंट पोजीशन पर COOH होते हैं तो इसका नाम होता है क्या पढ़ोगे? थैलिक एसिड। क्या पढ़ोगे? थैलिक एसिड। थैलिक एसिड मत पढ़ देना इसको। क्या पढ़ोगे इसको? थैलिक एसिड। बहुत फेमस चीज होती है ना। और दूसरा, ये यदि 1,4 पोजीशन पे COOH है तो इसका नाम होता है टेरेफ्थैलिक एसिड। क्या नाम होता है इसका? टेरेफ्थैलिक एसिड। ओके, ठीक है ना। तो टेरिकॉट नाम सुना है आपने? टेरिकॉट नहीं सुना? अरे हम सब टेरिकॉट पहन के ही बैठे हुए हैं क्लास में, ठीक है ना। 100% कॉटन शायद ही किसी ने पहना हुआ हो, ठीक है ना। तो जो भी हमने कपड़े पहने हुए हैं उसमें टेरिकॉट फाइबर डला हुआ है। टेरिकॉट क्या है, कभी सोचने की कोशिश करी? टेरिकॉट है टेरेलिन प्लस कॉटन। कॉटन के थ्रेड के अंदर टेरेलिन का थ्रेड डाला गया है। कॉटन नेचुरल है, पेड़ों से मिल जाता है, और टेरेलिन लेबोरेटरी में बनाया जाता है। लेबोरेटरी में टेरेलिन कैसे बनाया जाता है? तो एक ग्लाइकॉल नाम की चीज है, ग्लाइकॉल में ये मिलाया जाता है टेरेफ्थैलिक एसिड। तो ग्लाइकॉल के अंदर टेरेफ्थैलिक एसिड बनता है तो क्या बनता है? टेरेलिन, है ना। उससे धागा बनता है, वही धागा से आपके कपड़े बनाए जाते हैं। समझ गए? चलिए, तो ये हो गए भैया एरोमेटिक के कुछ कॉमन कंपाउंड, है ना। ये एक्चुअल सब कुछ आपको 12th में मिलेगा, वहीं जाके पढ़ना। अब मैं अपने काम की चीजें बता रहा हूं, चलो लौट के आओ सब लोग, बोर्ड पे रहना है। यहां मैं पहले आपको इनके कुछ रेडिकल्स बता दे रहा हूं। हमारी आदत में है, हमने एल्केन पढ़ा था तो एल्केन के रेडिकल पढ़े थे, और एल्केन के रेडिकल को क्या कहा था? जल्दी बोलो। एल्काइल। ठीक, एल्कीन के रेडिकल को एल्कीनिल, एल्काइन के रेडिकल को एल्काइनिल। ये रेडिकल क्या होते हैं? इनमें से एक हाइड्रोजन हटा देंगे हम। क्या कर देंगे हम? एक हाइड्रोजन हटा देंगे, ठीक है ना। तो हमारे पास क्या है? बेंजीन रिंग है, बिल्कुल आराम से, बिल्कुल ध्यान से, ठीक, सिंपल चीज है, कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं है। ये बेंजीन रिंग है मेरे पास, कोई सा भी एक हाइड्रोजन हटा दिया, ठीक। तो कोई सा भी एक हाइड्रोजन मैंने हटा दिया, तो जहां से भी हटाया उस कार्बन पे एक बॉन्ड क्या हो जाएगा? खाली हो जाएगा, हो जाएगा एक बॉन्ड खाली, ठीक। तो जब ऐसा है C6H6 तो आप इसे क्या कह रहे हैं? बेंजीन। पर जब आपने एक हाइड्रोजन हटा दिया तो ये बचा C6H5 है, तो इसको क्या कहते हैं? फेनिल। क्या कहोगे आप इसको? फेनिल कहोगे, ठीक। फिनॉल अलग चीज है, फिनॉल अलग चीज है ना। ये बेंजीन का एक रेडिकल है, इसको क्या नाम देते हैं हम लोग? फेनिल नाम देते हैं। इतनी बात समझ में, है ना। दूसरी एक और इंपॉर्टेंट बात जो मुझे ऐसा बार बार लग रहा है कि आपके टीचर आपके स्कूल एग्जाम में पूछेंगे, 11th के एग्जाम में, क्या वो भी मैं बता देता हूं, ठीक, जिससे हमसे क्वेश्चन बन जाए स्कूल एग्जाम में। यहां देखिए, इसे पहचानते हो ना? कौन है ये? जल्दी। टालुइन। कौन है ये? टालुइन। अब बिल्कुल बोर्ड पे रहना बाबू, ध्यान से देखना, है ना। देखो कठिन लग रहा का उसका ये मतलब नहीं होता भाई, सब्जेक्ट ही तो पढ़ रहे हैं ना अपन, तो सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं तो बेटा मजबूरी है, पढ़ना पड़ेगा। अब स्कूल एग्जाम में टीचर ने आपसे ये पूछ लिया, टालुइन में CH3 में से एक H निकाल दिया, है ना, ठीक। और इसका नाम क्या होता? आपको घोंटना पड़ेगा, इसका नाम होता है बेंजाइल। क्या नाम होता है? बेंजाइल। अब टीचर क्या पूछ रहा है स्कूल में, सुनो जरा ध्यान से, और भैया आंसर बताएंगे, ठीक।
टीचर हमसे स्कूल में पूछ रहा है द फार्मूला ऑफ बेंजाइल अल्कोहल इज, ठीक, द फार्मूला ऑफ बेंजाइल अल्कोहल इज, जल्दी बोलो क्या करोगे? ठीक, ये बॉन्ड खाली दिख रहा है, इस बॉन्ड पे लाके क्या जोड़ दोगे? OH। अल्कोहल क्या होता है? OH होता है, तो इस खाली बॉन्ड पे लाके क्या जोड़ दोगे आप? OH। ये क्या बन जाएगा? बेंजाइल अल्कोहल। ठीक, मुझसे टीचर ने पूछा द फार्मूला ऑफ बेंजाइल क्लोराइड इज, क्या पूछा? बेंजाइल क्लोराइड, तो ये खाली बॉन्ड दिख रहा है, इस पे लाके क्या जोड़ दूंगा? Cl, तो क्या बन जाएगा? बेंजाइल क्लोराइड। आ गई बात समझ में? ठीक, अब इसके आगे नहीं जाएंगे, टीचर आपके 11th में है ना, कोई ज्यादा ही ओवर स्मार्ट टाइप का हो कि पास नहीं होने दूंगा बच्चों को, बदला ले लूंगा, तो फिर वो कुछ भी मजे लगा सकता है ना, फिर अपने पास ही बहुत से क्वेश्चन है मजे लगाने के लिए, क्यों भाई? फिर रोज मैसेज कर करके तुम भी पूछना। एक और H हटा दो, एक और H हटा दो बेंजाइल में से, तो कितने बॉन्ड खाली हो गए? 2। यदि 2 बॉन्ड खाली हो जाते हैं तो इसका नाम होता है बेंजल। देखो स्पेलिंग का खेल है, ठीक, ये क्या है? बेंजाइल, ये क्या है? बेंजल। ठीक है, आखिरी बात, एक और H निकाल दो बचा खोचा, ठीक है, तो वो बचा खोचा कार्बन हाइड्रोजन भी निकाल दिया अपन ने, सारे हाइड्रोजन गायब हो गए, इसका नाम होता है बेंजो। क्या नाम होता है इसका? बेंजो। ठीक है, तो बेंजीन का एक रेडिकल बनता है, उसका नाम होता है फेनिल, और टालुइन के 3 रेडिकल बन सकते हैं। कौन कौन से बन सकते हैं? बेंजिल, बेंजल, बेंजो। ठीक, बस अब इसके आगे एक शब्द नहीं पढ़ाऊंगा मैं इस पोर्शन में, नोट कर लो, खत्म करो। हाँ भैया, सबके बन सकते हैं, लेकिन हमारे सिलेबस में जो होगा अपन उसी को पढ़ेंगे, है ना। हाँ बिल्कुल, 1 डिग्री CH2 है मतलब 1 डिग्री अल्कोहल है ना। किसी में भी CH2 है मतलब 1 डिग्री है, CH है यानी 2 डिग्री और C है यानी 3 डिग्री। चलिए सुनिए अब, जी, तो अब हम एरोमेटिक कंपाउंड की मॉडर्न डेफिनेशन पढ़ने जा रहे हैं। सुना मैंने क्या कहा? मैंने कहा एरोमेटिक कंपाउंड की मॉडर्न डेफिनेशन हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, अब इसको सीखना, ये आ जाएगा समझ में। लेकिन मॉडर्न डेफिनेशन में पढ़ाऊं उसके पहले मैं आपको कुछ स्पेशल पॉइंट्स लिखवा रहा हूं। ठीक है, डालिए हेडिंग डालिए, डिटेक्शन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स। हेडिंग डालिए, डिटेक्शन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स। पाई बाबू, पाई पाई भूल गए क्या? सिग्मा और पाई। हाँ, तो डिटेक्शन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन है ना। फर्स्ट पॉइंट लिखिए, डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड ऐसा बनाओ, डबल लिख लिया कोई बात नहीं, ऐसा बनाओ भी, है ना, डबल बॉन्ड और ऐसा बनाओ। ठीक, बनाया? उसके आगे लिखो कंसीडर एज 2 पाई इलेक्ट्रॉन, कंसीडर एज डबल बॉन्ड, कंसीडर एज 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स। ओके, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए,
नेगेटिव चार्ज कंसीडर एज 2 पाई इलेक्ट्रॉन, नेगेटिव चार्ज कंसीडर एज 2 पाई इलेक्ट्रॉन। ठीक, फिर नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कंसीडर एज 2 पाई इलेक्ट्रॉन ओनली, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कंसीडर एज 2 पाई इलेक्ट्रॉन ओनली। ये ओनली टर्म क्यों यूज किया मैंने, उसका रीजन सुन लीजिए। जैसे कहीं पे नाइट्रोजन आ गया किसी क्लोज चेन में, सबको मालूम है नाइट्रोजन के ऊपर 1 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रहता है 1 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को आप क्या कंसीडर करोगे, 2 पाई इलेक्ट्रॉन है। पर मान लीजिए नाइट्रोजन की जगह ऑक्सीजन आ गया, अब आप कहोगे ऑक्सीजन पे तो 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रहते हैं 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रहेंगे तो क्या इसको 4 पाई इलेक्ट्रॉन कंसीडर करोगे, नहीं। ठीक, कितने भी लोन पेयर हो जाएं उन्हें सिर्फ 2 पाई इलेक्ट्रॉन ही कंसीडर किया जाएगा। समझते हैं लोन पेयर क्या होता है, समझते हैं। ठीक, तो कितने भी लोन पेयर हो जाएं उससे लेना देना नहीं है, उसको आप क्या कंसीडर करोगे, 2 पाई इलेक्ट्रॉन ही कंसीडर करोगे। याद रहेगी ये बात। ठीक, तो ये भी 2 पाई इलेक्ट्रॉन है, ये भी 2 पाई इलेक्ट्रॉन ही है। ठीक है, Cl आ जाए कहीं पर, 3 लोन पेयर रहते हैं उसके ऊपर तो, लेकिन इन्हें भी सिर्फ 2 पाई इलेक्ट्रॉन ही माना जाएगा। इज इट क्लियर? नेक्स्ट if double bond and lone pair present on same atom, it consider as only 2 pi electrons, it consider as only 2 pi electrons। ठीक है, उसी पे डबल बॉन्ड है और उसी पे लोन पेयर भी है ना। ठीक, तो आप फिर भी क्या करोगे, सिर्फ 2 पाई, ऐसा नहीं कि डबल बॉन्ड को भी 2 पाई ले लिया और लोन पेयर को भी 2 पाई ले लिया, है ना। या ऐसा कभी मान लो किसी पे नेगेटिव चार्ज भी आ गया और डबल बॉन्ड भी आ गया, ठीक, तो आप उसको क्या कंसीडर करोगे, 2 पाई ही कंसीडर करोगे। क्लियर है बात? ठीक है ना। डालो जरा साइड हेडिंग डालो, एरोमेटिसिटी, साइड हेडिंग डालिए एरोमेटिसिटी, एरोमेटिसिटी। ठीक, मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लीजिए, एरोमेटिसिटी मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लीजिए। फिर हेडिंग में हेडिंग, साइड हेडिंग, हकल्स रूल। ठीक है, हकल्स रूल, ठीक है, हकल लिखा हुआ है, हकले की बात नहीं हो रही है, नहीं तो सोचो उसका लड़का पकड़ा गया तो हम हकले के बारे में बात करेंगे क्लास में, है ना। तो हकले की बात नहीं कर रहे अपन, हकल की बात कर रहे हैं। ठीक, अब हकल अंकल ने क्या बोला, बिल्कुल बोर्ड पे रहना भाई अगले आधे घंटे। अब सब लोग ये 101% कंफर्म क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूं, और मुझे उम्मीद है आप किसी भी स्कूल में क्यों ना हो, आपके टीचर भी इस क्वेश्चन तक पहुंचेंगे, बिल्कुल आएगा। ठीक है ना। हकल्स रूल क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है हमें एरोमेटिक कंपाउंड को पहचानना। कैसे पहचानते हैं एरोमेटिक कंपाउंड को? ठीक, तो इनका कहना है कि एरोमेटिक कंपाउंड होने के लिए सबसे पहली बात तो साइक्लिक कंपाउंड होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? साइक्लिक कंपाउंड, पहली बात। मैं लिखवाऊंगा अभी ये सब बातें, है ना। दूसरी बात, साइक्लिक होने के साथ साथ उसमें डीलोकेलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। अब ये डीलोकेलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन का मीनिंग क्या होता है? डीलोकेलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन का मीनिंग होता है कि वो पाई इलेक्ट्रॉन स्मूथली पूरी की पूरी रिंग के अंदर घूम सकें, एक जैसे डिस्ट्रीब्यूट हो सकें।
ठीक है ना। तो एक जैसे डिस्ट्रीब्यूट हो सके, जैसे बेंजीन को इमेजिन करो, बेंजीन में अल्टरनेट डबल बॉन्ड थे, कभी इस पोजीशन पे थे, कभी यहां आ गए, कभी यहां, यहां, यहां हैं, तो एक जैसे स्मूथली घूम रहे हैं, मतलब आराम से डीलोकेलाइज्ड पूरी साइकिल में क्या हो सके, इलेक्ट्रॉन हो सके। कौन से? पाई, सिर्फ पाई, है ना। तीसरी शर्त, प्लेनर कंपाउंड होना चाहिए। प्लेनर से मतलब क्या है? ठीक ऐसा मैं एक प्लेन में खड़ा हुआ, है ना, या फिर मैं जमीन पे ऐसे करके लेट जाऊं बिल्कुल फ्लैट, ठीक, मैं प्लेनर कहलाऊंगा। पर मान लीजिए मैं ऐसा इतने पोर्शन तक लेटा हूं और आधे पोर्शन से मैं खड़ा हो जाऊं, तो अब मैं कैसा कहलाऊंगा? नॉन प्लेनर कहलाऊंगा, है ना। ठीक, तो ये ऐसा है, मतलब एक प्लेन में होना चाहिए पूरी की पूरी चीज। जैसे हम sp2 हाइब्रिडाइजेशन पढ़ते थे, तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन की ज्योमेट्री हम क्या बोलते थे? ट्राइगोनल प्लेनर, है ना, समझ रहे बात को। ठीक, तो मॉलिक्यूल को कैसा होना चाहिए? प्लेनर होना चाहिए, साइक्लिक होना चाहिए, डीलोकेलाइज्ड, पाई इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, सबसे इंपॉर्टेंट बात, उसमें4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। ये बन गया आपका क्वेश्चन। कितने पाई इलेक्ट्रॉन होने चाहिए उसमें? 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। व्हाट इज n? n कोई भी एक नंबर है। n क्या है? यहां पे कोई भी एक नंबर है। जैसे मान लीजिए मैंने यहां पे रख दिया n = 0, ठीक, तो n = 0 रखा, तो जल्दी से बोलो क्या आ गया? 2 पाई इलेक्ट्रॉन आ गया, 2 पाई इलेक्ट्रॉन। ठीक, मैंने रख दिया n = 1, क्या आ गया? 6 पाई इलेक्ट्रॉन। मैंने रख दिया यहां पर n = 2, क्या आ गया? जल्दी बोलो, 10 पाई इलेक्ट्रॉन। ठीक, और रख लूं, रात हो जाएगी, है ना। चलो 14 पाई इलेक्ट्रॉन। मतलब आपको क्या करना है? उस कंपाउंड को देखना है। कंपाउंड को देखने के बाद आप सटासट देखना कि वो साइक्लिक है कि नहीं है। साइक्लिक होने के बाद आपको क्या चेक करना है? प्लेनर है कि नहीं है। प्लेनर होने के बाद आपको क्या चेक करना है? कि उसमें या तो 2 पाई होने चाहिए, या 6 पाई होने चाहिए, या 10 पाई, या 14 पाई, या फिर आगे आप समझ ही गए होगे कितना आएगा। तो इतने पाई इलेक्ट्रॉन यदि हैं तो हम समझ गए वो कंपाउंड कैसा है? एरोमेटिक। उसको बेंजीन होना जरूरी नहीं है, ठीक है ना, उसके लिए बेंजीन होना जरूरी नहीं है, उसके लिए ये होना जरूरी है? चलो मैं किसी एग्जाम्पल से बताने की कोशिश करता हूं, ठीक है ना। फिर आपको 2 4 5 एग्जाम्पल दूंगा, आप पहचान करके बताओगे। ओके, बोर्ड पे रहना सब लोग। देखिए इसी से शुरू कर देते हैं, चलो इसी से शुरू कर देते हैं। ठीक, मुझे पहचानना ये एरोमेटिक है या नहीं है, ये साइक्लिक है, ये प्लेनर है। अब डबल बॉन्ड कंसीडर एज 2 पाई इलेक्ट्रॉन है, तो 2 2 2 टोटल 3 डबल बॉन्ड है। हर डबल बॉन्ड यानी कितने पाई इलेक्ट्रॉन है? 2, तो टोटल पाई इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? जल्दी बोलो, 6 हो गए। 6 पाई इलेक्ट्रॉन, तो लिख दो 6 पाई इलेक्ट्रॉन। और यदि 6 पाई इलेक्ट्रॉन है तो ये कैसा है? एरोमेटिक। आई या नहीं आई बात समझ में? कोई दिक्कत इसके अंदर? ठीक है ना। ऐसा कर लूं, मान लो, संभालना है, ऐसा कर लेता हूं, ठीक है। अब ये डबल बॉन्ड यहां है, तो नेचुरल बात है यहां पे अभी प्लस साइन है, मतलब अनसैचुरेशन है, कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट नहीं है, तो वो डबल बॉन्ड यहां ऐसा भी लग सकता है, फिर वो डबल बॉन्ड यहां ऐसा भी लग सकता है, मतलब पूरी क्लोज रिंग में वो आराम से घूम सकता है, डबल बॉन्ड। ठीक, दूसरी बात क्लोज चेन है। अब मुझे पहचानना ये एरोमेटिक है या नहीं है? तो डबल बॉन्ड मतलब कितने पाई इलेक्ट्रॉन? 2। पॉजिटिव चार्ज यानी कितने पाई इलेक्ट्रॉन? कुछ नहीं। कब लिखवाया मैंने? तो लिखवाया नेगेटिव चार्ज कंसीडर एज पाई इलेक्ट्रॉन। तो पॉजिटिव चार्ज यानी कुछ होता है क्या? नहीं। ठीक, तो सिर्फ यहां पे एक डबल बॉन्ड है, एक डबल बॉन्ड है यानी कितने पाई इलेक्ट्रॉन हो गए? 2 पाई इलेक्ट्रॉन। और बोलो 2 पाई इलेक्ट्रॉन एरोमेटिक होते हैं क्या? यस, 2 पाई इलेक्ट्रॉन भी कैसे होते हैं? एरोमेटिक। कमाल हो गया, ये भी आज कैसा निकल गया मेरे सामने? एरोमेटिक। आई या नहीं आई? अरे बात समझ में आ रही है? ठीक है ना। कुछ और स्ट्रक्चर दे दिया मान लीजिए मैंने आपको, ध्यान से देखना है और बोर्ड तरफ देखना है। ठीक है, और
यहां पॉजिटिव लगा दिया, ठीक, नेगेटिव लगा दूं, है नेगेटिव लगा देता हूं, चलो ठीक है। अब मैंने यहां पर नेगेटिव लगा दिया है, आपको पहचान के बताना है ये एरोमेटिक है या नहीं है, ठीक, पहचान लोगे, हैं डबल बॉन्ड यानी 2 पाई, ये डबल बॉन्ड यानी 2 पाई, और नेगेटिव चार्ज आल्सो कंसीडर एज 2 पाई, तो टोटल कितने पाई हो गए, 6 पाई हो गए, ठीक। इनमें एक्सचेंज हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, ये यहां सरकेगा तो ये यहां सरक जाएगा, ये यहां सरक जाएगा, पूरी क्लोज चेन में ये एक जैसे क्या हो सकते हैं, घूम सकते हैं, और पूरी क्लोज चेन में एक जैसे घूम सकते हैं, मतलब ये भी कैसा है, एरोमेटिक। आई या नहीं आई बात समझ में, कोई दिक्कत तो नहीं इसके अंदर, ठीक। तो अभी मैं 2 4 5 6 एग्जांपल और देता हूं किसी बुक में से छांट करके, आपको पहचानना उनमें से कौन कौन से एरोमेटिक हैं और कौन से नहीं हैं। हार्ड तो नहीं लग रहा, ठीक, बोले क्या डाउट है इसमें, कैसे हो सकता है डाउट, जल्दी बोले। आपको सिर्फ ये देखना ये प्लेनर है या नहीं है, आपको स्ट्रक्चर देख के समझ में आ जाएगा, मैं बनाऊंगा अभी कुछ स्ट्रक्चर, आप देख के पहचान जाओगे कि नहीं यार ये प्लेनर नहीं लग रहे है ना, ठीक। बाकी तो आप समझदार हो, बाकी तो आपसे गिनते बन रहा है। अब सुनो, इन्होंने एक और बात बोली अंकल ने, इन्होंने कहा जिनमें 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कैसे होते हैं, एरोमेटिक होते हैं, लेकिन जिनमें केवल 4n पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, कितने होते हैं, 4n पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो होते हैं एंटी एरोमेटिक। कैसे होते हैं, एंटी एरोमेटिक होते हैं, ठीक। जिनमें 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कैसे होते हैं, एरोमेटिक, और जिनमें 4n+2 पाई होते हैं वो होते हैं एरोमेटिक, और जिनमें सिर्फ 4n पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कैसे होते हैं, एंटी एरोमेटिक, ठीक। मतलब बाकी की शर्तें तो पालन करना है, क्लोज रिंग होनी चाहिए, है ना, सब कुछ होना चाहिए, लेकिन अब कितने होने चाहिए, 4n पाई इलेक्ट्रॉन। क्लियर है। एक एग्जांपल में बना के देखता हूं आपके सामने, जरा बोर्ड पे रहना जी। ठीक, देखो क्लोज है, सब कुछ सब सही लग रहा है, लेकिन यहां 2 पाई इलेक्ट्रॉन और नेगेटिव चार्ज भी कितने, 2 पाई इलेक्ट्रॉन, तो टोटल कितने पाई इलेक्ट्रॉन हो गए, 4 हो गए, 4, ठीक। यहां पे n=0 तो आप रख नहीं सकते हो, तो n=0 नहीं रख सकते हो, तो चलो n=1 रख लेते हैं, तो n=1 यानी 4 पाई, फिर n=2 यानी 8 पाई, n=3 यानी 12 पाई, ठीक है। तो एक स्ट्रक्चर मैंने आप लोगों को दिया इस प्रकार से, ठीक। और यदि आपने ध्यान से देखा तो आपको पता पड़ गया, अरे इसमें तो 4 पाई इलेक्ट्रॉन है और 4 पाई इलेक्ट्रॉन है, मतलब ये कैसा है, एंटी एरोमेटिक। आ गई बात समझ में, ठीक। कुछ कंपाउंड इस कंडीशन को फुलफिल करते हैं, इस कंडीशन को फुलफिल करते हैं, लेकिन वो प्लेनर नहीं होते। कैसे नहीं होते, प्लेनर नहीं होते। सभी भैया बोल रहे थे कैसे पहचानेंगे, तो मैं स्ट्रक्चर बना के दूंगा अभी आपको बोर्ड पे। तो वो इस कंडीशन को तो फुलफिल कर रहे हैं लेकिन प्लेनर नहीं है, तो बोलो क्या आप उनको एरोमेटिक मानोगे, मानोगे क्या, नहीं, तो फिर आप उनको क्या कहोगे, नहीं, एंटी एरोमेटिक तो उनको कहोगे, ठीक। तो जो इस कंडीशन को फुलफिल कर दें लेकिन प्लेनर नहीं हो, ठीक, तो हम उनको क्या कहेंगे, नॉन एरोमेटिक। क्या कहेंगे उनको, नॉन एरोमेटिक। अब बेटा जितना डीप जाओगे वो तो सब्जेक्ट उतना ही हार्ड होता जाएगा। जिन्हें सिर्फ और सिर्फ 11th से मतलब है, भैया 11th पास हो जाए, बाकी जाने दो, अपन बात की बाद में देखेंगे, है ना, वो सिर्फ इसको याद कर लो, क्या, 4n+2 पाई। यदि लगता है कि नहीं यार बहुत ही ज्यादा स्टैंडर्ड वाले स्कूल में पढ़ते हैं, हमारे यहाँ तो बिल्कुल मतलब तहलका मचा के रखा है टीचर ने, तो वो सिर्फ इसके 2-4 एग्जाम्पल याद कर लो, सिर्फ इसके, है ना। और जो 12th और उसके आगे जाना चाह रहे हैं
वो यहां पे आओ एंटी एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक पे। तो अब मैंने पूरी तरह क्लासिफाई कर दिया आपको क्या पढ़ना है अभी और क्या नहीं पढ़ना है, समझ गए ना? ठीक है ना? लगता है नॉर्मल स्कूल है, टीचर बहुत ज्यादा डीप में नहीं जा सकता, तो सिर्फ इतना याद कर लो। थोड़ा बहुत डीप में जाएंगे तो बस यहां तक जाएंगे, इसके आगे नहीं जाएंगे, है ना? और 12th और उसके बाद ये काम आएगा एंटी एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक, समझे? ठीक, तो एरोमेटिसिटी समझ में आया। तो हमारे दिमाग से पिक्चर क्लियर हो जानी चाहिए कि सिर्फ बेंजीन और उसके कंपाउंड एरोमेटिक नहीं होते हैं, समझ रहे बात को? ठीक, कोई दूसरे कंपाउंड भी क्या हो सकते हैं, एरोमेटिक हो सकते हैं। जैसे अब बात छेड़ी है तो अब तो देखना पड़ेगा, यहां देखो सजा मिलेगी, बोर्ड पे रहना। ये कंपाउंड यहां पर है, ठीक, बताइए ये एरोमेटिक है या नहीं है? और चाहिए? लो और लो, बहुत जिद्दी हो गए तुम लोग। अच्छा, हैं, खेल रहे हो, एरोमेटिक एरोमेटिक खेलने लगे भैया। चलो, आया मोजा देख के? सुनो आप, मैंने जब वो चार्ट बनवाया था हाइड्रोकार्बन का, तो उसमें लास्ट में देखो एकदम क्या लिखा था, हेट्रोसाइक्लिक लिखा था ना। और हेट्रोसाइक्लिक में भी एलिसाइक्लिक एरोमेटिक आ गए थे। अब जरा बोर्ड पे रहना सब लोग, हैं, मैं बता दे रहा हूं, ये सब प्लेनर है भैया, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये सब प्लेनर मॉलिक्यूल है। दूसरी बात, नाइट्रोजन पे हमेशा एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रहता है ना? ठीक, ऑक्सीजन के ऊपर हमेशा एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रहता है, नाइट्रोजन पे हमेशा एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रहता है, सल्फर के ऊपर हमेशा लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रहता है। तो यहां से शुरू करते हैं, डबल बॉन्ड यानी 2 पाई, डबल बॉन्ड यानी 2 पाई, डबल बॉन्ड यानी 2 पाई, 6 पाई हो गए। अब नाइट्रोजन पे लोन पेयर है, ठीक, मैं इसके 2 पाई काउंट करूंगा या नहीं करूंगा? नहीं करूंगा। क्यों नहीं करूंगा? मैं रूल लिख चुका हूं, देखो पढ़ो अपनी कॉपी में, 4th नंबर पे क्या लिखा है, इफ डबल बॉन्ड एंड लोन पेयर प्रेजेंट ऑन सेम कार्बन सेम एटम देन इट कंसीडर एज ओनली 2 पाई इलेक्ट्रॉन। समझ गए बात को? ठीक, तो नाइट्रोजन पे भले ही लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो, लेकिन आप उसको काउंट नहीं करेंगे। यदि उसी एटम पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी है और उसी एटम के ऊपर डबल बॉन्ड भी है, तो कोई एक चीज ही क्या करेगी, कंट्रीब्यूट करेगी, घूमेगी, है ना? या तो उसका लोन पेयर या फिर डबल बॉन्ड। ठीक, तो 2 पाई इलेक्ट्रॉन ही कहलाएंगे। तो देखो ये 2 पाई, ये 2 पाई, ये 2 पाई, तो टोटल पाई कितने हो गए? 6। ठीक, हो गए 6 पाई, और 6 पाई इलेक्ट्रॉन हो गए, मतलब ये कैसा है? एरोमेटिक। कुछ गुस्सा दिमाग में? नहीं गुस्सा? ठीक, इधर देखो 2 पाई 2 पाई, ऑक्सीजन पे डबल बॉन्ड है? नहीं है, ये तो एक एक सिंगल बॉन्ड है। ठीक, ऑक्सीजन पे लोन पेयर है ना? तो ऑक्सीजन के लोन पेयर को क्या कंसीडर करोगे? 2 पाई इलेक्ट्रॉन। तो 2 पाई 2 पाई 2 पाई, बोलो कितने हो गए? 6 पाई। यस और नो? चलो यहां काउंट करो जल्दी से, ये 2 पाई, ये 2 पाई, और सल्फर पे लोन पेयर है या नहीं है? है, तो टोटल कितने हो गए? 6 पाई। ठीक, यहां देखो 2 पाई 2 पाई, और नाइट्रोजन पे लोन पेयर है या नहीं है? है, और अब नाइट्रोजन पे चूंकि डबल बॉन्ड नहीं है, ठीक, तो उसके लोन पेयर को हम कंसीडर करेंगे। यस और नो? तो 2 पाई 2 पाई 2 पाई, टोटल कितने हो गए? 6 पाई। ऑल ऑफ दीज आर एरोमेटिक कंपाउंड्स। ठीक है, तो ये भले ही हेट्रोसाइक्लिक हैं, समझ रहे हो हेट्रोसाइक्लिक का मीनिंग? पूरी क्लोज चेन सिर्फ कार्बन से नहीं बनी हुई है, कोई दूसरा बीच में घुस गया। ये भले ही हेट्रोसाइक्लिक हैं, लेकिन फिर भी ये कैसे हैं? एरोमेटिक हैं। आ गई? अरे आई पक्का? तो चलो शुरू करो।
हेडिंग डला हुआ है एरोमेटिसिटी, हेडिंग डला हुआ है एरोमेटिसिटी, लिखिए। बताएं क्या डाउट है। सर ये 4n+2 इलेक्ट्रॉन होने से ऐसा क्या होता है कि सर ये एरोमेटिक हो जाते हैं सर, अरोमा। वो छोड़ो, वो अपन बाद में पढ़ेंगे, स्ट्रेंथ थ्योरी और ये सब चीजें, है ना। अभी तो हम जो IUPAC पढ़ रहे हैं हम उस चीज को पढ़ रहे हैं अभी तो केवल, है ना। वो जब हाइड्रोकार्बन यूनिट में पहुंचेंगे अपन